नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस फैसले की जिसके बाद से हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर ममता बनर्जी किस बात का बदला व्यापारियों से ले रही हैं। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि दो खबरें आज आपको बंगाल से बताएंगे। पहली खबर यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट बार के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जीत मिली है, जबकि टीएमसी का सूपड़ा साफ हुआ है। लेकिन सवाल मेरे जहन में भी था और आपके जहन में भी आया होगा कि जो बार काउंसिल के चुनाव होते हैं वो तो वकीलों के होते हैं, तो ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी कैसे हुआ। यही आपको समझाने के लिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज जी इस पर बात करेंगे और आज का दूसरा मुद्दा ये होने वाला है कि कैसे पिछले 14 सालों में 6,500 कंपनियां शिफ्ट हुई हैं बाकी राज्यों में, यानी ये कंपनियां और इनके मालिक वेस्ट बंगाल को छोड़कर भागे हैं दूसरे राज्यों में। एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले चुनाव का जिक्र करते हैं। पंकज जी, ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट बार चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की बम्पर जीत ऐसा बताया जा रहा है, समझा दीजिए थोड़ा कैसे बीजेपी वर्सेस टीएमसी हुआ है। नहीं, पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का चुनाव होता है ना, पार्टी लाइन पे होता है। जैसे वहां हर चीज का एक यूनियन है, हर चीज का। जो रिक्शा चलाता है उसका रिक्शा यूनियन है, ऑटो वाले का ऑटो यूनियन है। दूसरे राज्यों में होता है, लेकिन यहां थोड़ा सा कैसा है पता है कि जब सीपीएम ने यह पूरा पैटर्न तैयार किया था, ज्योति बाबू जब थे वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति सीपीएम का सदस्य रहेगा। कैसे रहेगा उन्होंने बताया, कैसे रहेगा तो कुछ ना कुछ तो काम करता होगा ना वो। अगर वो ड्राइवर है तो एक ड्राइवर यूनियन बनाओ और उस ड्राइवर यूनियन के अंदर सारे ड्राइवर रहेंगे और उसका हेड एक सीपीएम का नेता रहेगा। अच्छा, रिक्शा यूनियन है तो सारे रिक्शा चालकों का एक यूनियन रहेगा और उस यूनियन का हेड एक सीपीएम वाला रहेगा। वो बंद भी करवाएगा अपनी सरकार के खिलाफ तो वही बंद कराएगा, कोई दूसरा नहीं कराएगा। और हर सब्जी बेचने वाला का एक अलग यूनियन। मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि बिल्डिंग मटेरियल वहां जब मकान बनाते हैं ना तो बालू कौन आपके मकान में देगा, सीमेंट कौन सप्लाई करेगा, ये छड़ कौन देगा, सरिया जो होता है वो देगा, ये सब पहले से तय है। आप इधर उधर से मत मंगाइए, आपको कुछ नहीं करना है। एक चिट मिलता है वहां पे हर टीएमसी ऑफिस से, वो पुर्जा जाके अपने रिक्वायरमेंट भर देनी है कि दादा मैं मकान बनाने वाला हूं, और वो टीएमसी दफ्तर ये तय करती है कि आपका सारा मटेरियल कहां कहां से आएगा। कट मनी होता है उनका, समझ गए। तो ऐसे बंगाल चल रहा है। तो वहां हर चीज का एक यूनियन है, तो जाहिर तौर पे वकीलों का भी होगा, और वकीलों का भी यूनियन है तो वो जाहिर तौर पे पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होगा। तो वहां पे इस तरह से चुनाव होते हैं। तो मैं बार बार एक चीज देख रहा था कि कलकत्ता का जो मिडिल क्लास है, सीपीएम के जमाने में वो लेफ्टिस्ट था, जो बोलता है ना कि भद्रलोक, वहां पे जो शब्द होता है ना बंगाली भद्रलोक, तो बंगाली भद्रलोक जब सीपीएम आया तो सीपीएम की तरफ हो गए। बाद में जब टीएमसी आई तो अपने अपने घर का लाल झंडा उखाड़ कर फेंक के टीएमसी का झंडा लगा दिया। लोग वही हैं। अब वो टीएमसी वाले यूनियन से एफिलिएटेड हो गया, उनसे बंगाली भद्रलोक साहित्यकार से लेके सब कुछ, पत्रकार सब, वहां पत्रकारों का भी यूनियन है। अच्छा, और वो भी एफिलिएटेड है, मतलब पॉलिटिकली इंक्लाइन है सारे दल, सारी जगह पर जितने भी यूनियन से सारे पॉलिटिकली इंक्लाइन। और वहां जानते हैं, वहां अगर सरकार बदलने वाली है या नहीं बदलने वाली है ये देखना हो ना, तो वो देखिए कि यूनियन में क्या चल रहा है। अब अगर पता चला कि मान लिया कि वर्धमान में कल तक ये जो ऑफिस था उस पर टीएमसी का झंडा लगा हुआ था, आज वही सारे लोग निकाल के बीजेपी का झंडा अगर लगाने लगे, समझिए कि यहां माहौल अब बदलने लगा है। तो ये वहां का पॉलिटिकल पल्स नापने का तरीका है। तो फिर अगर बार काउंसिल के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है तो मतलब क्या है इसका? बहुत। और कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल चुनाव है, राजधानी है, मतलब कि समझिए कि न्यूक्लियस में जाके वहां पे भगवा लहराया है। और मैसेज बड़ा है। चुनाव भले ही लगे कि अगर कोई दूसरे राज्य के लोग रहेंगे तो कहेंगे कि बार काउंसिल का ही तो चुनाव है, इसका क्या मेंशन करना। हाँ, तो बार काउंसिल के चुनाव में आपके राज्य में वकील आपस में लड़ते हैं ना, वहां पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ती। और ममता बनर्जी के कलकत्ता में जाके उनके गढ़ में कोलकाता हाईकोर्ट के बार काउंसिल चुनाव में
अगर बीजेपी जीती है तो इसका मतलब कि आसपास के किले नहीं ध्वस्त हो रहे हैं, सीधे जहां पे राजा और महारानी रहते हैं ना, अब उस किले पर चढ़ाई हो गई है। ये इसका मैसेज है। और वकील है हाईकोर्ट के, तो बंगाली भद्रलोक के ये पार्ट हैं। इंटेलेक्चुअल बंगाली जो क्लास होता है ना, इंटेलेक्चुअल क्लास बंगाली का, उसके ये हिस्से हैं। ये पूरे बंगाल का नैरेटिव सेट करते हैं ये सब। अच्छा। आप कलकत्ता में कॉफी हाउस होता है वहां पे, और बड़ी फेमस जगह है। मुझे लगता है कि जो भी पत्रकार बंगाल जाएं, एक और कॉफी हाउस के बारे में पता करें। वहां से सारा मूवमेंट पता चलता है पूरे बंगाल का। जो बूढ़े लोग रहेंगे, बुजुर्ग लोग रहेंगे, वो सीपीएम का आज भी ज्योति बाबू, विमान बोस, बुद्धदेव बाबू, ये सब का नाम। जो मिडिल एज रहेंगे, जो उनको उखाड़ा था, वो टीएमसी। यंगस्टर सब जाने लगे हैं ना, तो वो बीजेपी। इससे पता चलता है कि क्या हो तो छोड़ दीजिए, जेनजी कहिए। जिंजी, हाँ जिंजी, मिडिल क्लास, ये सब। तो इसलिए मैं कहा था कि चुनाव का असर जो अभी है ना, अभी बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं। ये जो चावल जब पकता है ना, तो एक चावल निकाल के देखते हैं ना, वो पका है कि नहीं, यही है ये। आप बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल के चुनाव का वो चावल है, पकना शुरू हो गया है। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पकेगा या और 4 साल लेगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक धारा बहने लगी है और वो धारा बहती ही जाएगी। तो इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया। और थोड़ा और समझा सकते हैं, कितनी सीटें या कौन किस पोजीशन पर आया है? मतलब मैं इसमें कहीं पर पढ़ रही थी कि वैसे 15 सीटें थी शायद, मैं जितना पढ़ रही थी उसमें से 5 प्रमुख बीजेपी के खाते में गई। वो थोड़ा सा समझा दीजिए। बिल्कुल, कि मेन सीट्स कौन सी थी? नहीं, सबसे बड़ा उसमें सीट होता है बार काउंसिल प्रेसिडेंट। जो देखिए, सीटें तो वही है जो हर जगह होता है। ठीक है। उन सीटों पे मान लिया कि प्रेसिडेंट कौन बना या ट्रेजरी किसके पास है, बट डिसीजन मेकर्स कौन है। ठीक है। तो एक्चुअली मुझे सारी सीटों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 5 जो प्रमुख सीटें हैं वो चली गई हैं। हाँ, जो प्रमुख सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ में गई। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बंगाल कैसे बदलता है उसका एक उदाहरण छोटा सा बताता हूं। एक विमान बोस हुआ करते थे, सीपीएम के नेता। उन्होंने 2010-11 में एक इंटरव्यू दिया था, आनंद बाजार पत्रिका में भी छपी थी वो इंटरव्यू, और शायद टेलीग्राफ में छपी थी। मैंने आनंद बाजार पत्रिका वाला मैं मेंशन कर रहा हूं। विमान बोस ने क्या कहा था पता है? उस वक्त नई नई चर्चा शुरू हुई थी बंगाल में कि यहां बीजेपी आ सकती है कि नहीं, आरएसएस का कुछ है कि नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल के थे उस वक्त, यह चर्चा शुरू हुई थी। अरविंदो घोष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विवेकानंद, इन सबको लेकर कुछ लोगों ने आइडियलाइज करना शुरू कर दिया था कि ये बीच में तो उन सबको दबा दिया ना, खत्म कर दिया था बंगाल के साहित्य से, सब कुछ से। तो उस वक्त विमान बोस ने कहा था कि आप संघ की बात करते हो, कलकत्ता छोड़ो, बंगाल की सड़कों पर एक भी स्वयंसेवक नहीं दिखेगा। ये बकायदा दम ठोक कर विमान बोस ने कहा था। उस वक्त तो मंत्री हुआ करते थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी जहां तक मुझे याद है। आज हालात ये हैं कि पूरे बंगाल में 20,000 से ज्यादा संघ की शाखाएं नियमित तौर पे चल रही हैं। कलकत्ता में 2,000 के आसपास शाखाएं चल रही हैं। और कल महालया था, दुर्गा पूजा का पहला दिन। कल उन्हीं विमान बोस के मोहल्ले में संघ का मार्च पास्ट था और हजारों महिलाएं फूल छिड़क रही थी अपने घरों से ऊपर से। आज विमान बोस बाबू नहीं रहे इस दुनिया में, और ये सब कुछ बदला है महज 10 दिनों में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हवा का रुख कैसे हो रहा है, बदल रहा है, उसके बारे में बता रहा हूं। किसी ने सोचा था कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी बन जाएगी, लेकिन बनी है। आज बहुत सारे लोग जो बाहर के बुद्धिजीवी हैं वो कहेंगे कि ममता बनर्जी को उखाड़ना आसान नहीं है। अरे भाई, उखाड़ना तो सीपीएम का भी आसान नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी सत्ता हिलाई और आज ममता बनर्जी का किला दरक रहा है। यही मैं बता रहा हूं। वो बार काउंसिल चुनाव से, वो आरएसएस के ये से, आप छोटे मोटे चुनाव सब देखिए। क्या इंडस्ट्रीज से वो अलग बड़ी अजीब कहानी है। मुझे लग रहा था कि उसके लिए एक अलग से करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना, वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है। पूरा भारत और हर भारत के हर राज्य सरकार क्या कोशिश कर रही है कि मेरे यहां इन्वेस्टमेंट आए, कंपनियां आए। अकेले बंगाल ऐसा है जो कह रही है कि जाओ। आपने कहा कि 2011 से 2025 के बीच में बंगाल में 6,688 कंपनियां भागी हैं। पोस्ट चलाइए वो। ठीक है जी। हाँ,
6,688 कंपनियां बंगाल छोड़ के गई हैं। आपने ये कहा, कहां गई हैं आपको पता है? उसका डाटा और इंटरेस्टिंग है। मैं संख्या बताता हूं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 1308 कंपनियां, उसके बाद दिल्ली में 1297, उसके बाद अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में 879, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 511 कंपनियां, ये सब बंगाल से भाग के गई हैं। गुजरात में 423 और राजस्थान में 333। ये टॉप 5 स्टेट हैं जिन्होंने बंगाल में जो कंपनियां थे जिनका हेडक्वार्टर था वो भागी तो कहां गई हैं। और ये सारे बीजेपी शासित हैं, ये भी समझना होगा कि जो कंपनी के लोग हैं या जहां पे सेटअप करना है अपनी कंपनी को, उन्हें कहां पे सिक्योर फील हो रहा है? नहीं, पॉलिसी पैरालिसिस जो होता है ना, कि अगर एक राज्य ऐसा है कि आओ हमारे यहां आप बिजनेस करो, हम आपको स्पेस देंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, यहां का बाजार खुला हुआ है, आप प्रोड्यूस करो, बेचो, हमें कोई ये नहीं। और दूसरा स्टेट ये होता है कि कंपनी का उद्घाटन से पता चला ना कि कंपनी खुलने वाली है, एक बोर्ड लगा, 4 आ गए झंडाधारी कि टैक्स, कटमनी, तोलेबाजी, बंगाल में तोलेबाजी बोलते हैं इसको। अगर मैं बोल दूं बम्बैया लैंग्वेज में इसको हफ्ता वसूली, बिहारी में इसको रंगदारी बोलते हैं, रंगदारी टैक्स, और आपका दिल्ली हरियाणा पंजाब में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं जानकारी है, तो उसी को तोलाबाजी। तो ये तोलाबाजी करने वाले ये चेंगड़ा बोलते हैं वहां, जो गुंडे लोकल होते हैं ना लड़के बंगाल में, तो ये चेंगड़े लोग तो वो कट मनी लेने आते हैं, कमीशन। अब बेचारा दुकान डाला नहीं कि 4 आ गए रसीद, चंदा, अब वो बेचारा फैक्ट्री खोले कि चंदा देते रहे, और उस पर से भी सप्ताह में 2-3 दिन बंद रहेगा वहां। आज फलाने बाबू का हड़ताल है तो आज फलाने यूनियन का हड़ताल है, ये कौन काम करेगा यहां बताइए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं नया नया जॉब कर रहा था, मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मुझे कलकत्ता भेजा। तो वो डॉक्यूमेंट्री में मेरा काम था, जो एडिटिंग होता है ना उसको ऑब्जर्व करना। ठीक। 10 बजे से लेके 5 बजे तक की ड्यूटी थी। एक दादा थे, बंगाली दादा, शर्ट का बटन खोल के आए 11 बजे तक। मैंने कहा दादा आप लेट हो? बोले बंगाल में सब चलबे ना है, तुम बोल नहीं सकते, मेरा यूनियन है एडिटर्स का, तुम वापस नहीं जा पाएगा मुंबई। उस वक्त मैं मुंबई में काम करता था। हम भी डर गए कि भाई नया नया लड़का थे, कहां हो दादा से पंगा लें। वो आके 4 बार चाय पीने, 3 बार पान खाने और 2-3 बार सिगरेट पीने गए, और वो एडिटिंग कंप्लीट होने वाला था, लगभग मुश्किल से 10-15 मिनट का काम बाकी होगा। 5 बजने वाला था, 5 बजने में 5 मिनट पहले शटडाउन मशीन, और हम लोग को मुंबई में आना चाहिए कि काम खत्म करके जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला टाइम हो गया। मैंने कहा टाइम हो गया? तो हाँ 5 बज गया, मेरा शटर डाउन हो जाता है। ये वर्क कल्चर मैं बता रहा हूं। बताइए कौन ऐसा बिजनेसमैन होगा वहां काम करे। मैंने कहा आप 1 घंटा लेट आए थे, बोला कि तुमको रहना है कि नहीं, अपना यूनियन को फोन करेगा ना कि 5 बजे से ज्यादा मेरे से काम कराया है, तुमको टांग के ले जाएगा। ये हाल है वहां बिजनेसमैन का, और बाकी राज्यों में देख लीजिए। जिस बंगाल में कभी कहा जाता था कि इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया था, हमारे जो पूर्वज थे, मेरे दादाजी तक, उस वक्त बंगाल कमाने जाते थे, कलकत्ता कमाने जाते थे, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री थी, कैपिटल हुआ करती थी एक वक्त पर। और आसपास के राज्यों के लोग, असम के लोग, उड़ीसा के लोग, उस वक्त कंबाइंड बिहार था, बिहार झारखंड के लोग कलकत्ता कमाने जाते थे। और हमारे यहां गाने भी बनते थे भोजपुरी में कि बलम कलकत्ता गए हैं, इस तरह का गाना। वो विरह का जितना गीत देखिएगा ना उस जमाने में, सब कलकत्ता गए हैं कमाने, कलकत्ता। आज पता है स्थिति क्या है? इन राज्यों के लोगों को छोड़ दीजिए, पूर्वांचलियों को, बिहारियों को, उड़ीसा को, असम को, आज कलकत्ता का आदमी बाहर कमाने जा रहा है। यह स्थिति है। कलकत्ता में मैं माइग्रेशन देख रहा था कि वहां के नौजवान कहां गए। पता है वहां माइग्रेशन रेट क्या है? कलकत्ता जैसे शहर का जहां जॉब मिल सकता था वो आसपास के लोगों को, वहां आज 18 से 35 साल का हर तीसरे घर का युवा दूसरे राज्य में काम कर रहा है। मतलब बर्बाद करना इससे बोलते हैं। पंकज जी, जो हम इंसेंटिव का जिक्र कर रहे हैं, ये सवाल मेरे जहन में आया कि ये फैसला लिया क्यों गया है? ये तो सीधा मुझे लगता है कि एक बार ये स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। नहीं, स्क्रीनशॉट लगा दिए तब मैं समझ में। हाँ एक बार वो लगाइए। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है। यहां ये खबर ये है
कि 1993 से राज्य सरकार इंडस्ट्रीज को जितने इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे कहीं कोई सस्ती बिजली देता है या कम सस्ते दरों पे कोई जमीन मुहैया करा देता है या कई तरह के पर्क्स देते हैं, चलिए हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे, वो सारे वापस ले लिए ममता सरकार ने और अपनी सरकार का दिया हुआ सारे इंसेंटिव से वापस ले लिए। 1993 से जब से इस देश में लिबरलाइजेशन आया है, खुला बाजार अर्थव्यवस्था जो नरसिम्हा राव लेके आए थे ना, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, कहा कुछ नहीं, लाइसेंसी राज 90 के दशक से पहले वाला बंगाल में आ गया। जो भी हम छूट, जो भी कंसेशन, जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री व्यापारियों को, दुकानों को, इंटरप्राइज लगाने सब कुछ जाते हैं ना, सारा वापस ले लेंगे। अब बताइए यहां कौन आएगा? आप दिल पे हाथ रख बताइए, क्या अगर आपको बिजनेस शुरू करना होगा तो बंगाल में शुरू करेंगे? बिल्कुल, जहां ऐसे हालात में तो कोई भी नहीं करेगा। एक तो कोई फायदा नहीं, वर्क कल्चर मैंने बताया ही नहीं, ऊपर से तोलाबाजी, दादागिरी और फीलिंग्स। व्यापारी है तो हर जगह व्यापार करेगा ना। मान लिया कि आप बंगाल के व्यापारी हो, मान लिया कि एक मैं उदाहरण बताता हूं कि हमारे जमाने में बनियान बना करता था बंगाल में बहुत अच्छा, मैं कंपनी का नाम ले लूंगा कि वो ठीक नहीं है नाम लेना, और वो पूरे भारत में सप्लाई होता था, एक मारवाड़ी बंधु थे वो बनाते थे। ठीक। आज पता है वो मजबूरी में अपने पुरखों का बिजनेस बंद करके जाना पड़ा। क्यों? पता है कि ये बंगाल में बनाता है बनियान और ये गुजरात में भेजता है, हरियाणा में भेजता है। बंगाल का मेहनत गुजरात और हरियाणा जाएगा तो क्या चाहते हो, कोई बनाए तो क्या करे, खुद पहन ले, कहीं ना कहीं तो बेचेगा ना वो। इस तरह की घटिया राजनीति हो रही है वहां, ये है वहां पे, और सारे पर्क्स इंसेंटिव्स वापस लिए। मैं बता रहा हूं कि जितनी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है ना, उतनी ही तेजी से बंगाल पीछे जा रहा है। और ये जो गैप है ना, जो गैप हो रहा है देश के बाकी राज्यों बंगाल में, यही बंगाल में अलगाववाद की आग लगाएगा। बाद में यही लोग ये कहते हैं कि देखो बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, हमको गरीब रख दिया, बाकी सब आगे बढ़ गया, जागो रे बंगाली। ठीक है, ठीक है। ये लोग पता है चाइना का उदाहरण दे रहे थे कल हमारे जो सरकार है, केंद्र की सरकार, मोदी जी को गाली देने के लिए कि देखो चाइना कितना आगे बढ़ गया और आपका बिजनेस कितना कम है। अरे 4 ऐसे तुम्हारे जैसा राज्य रहे ना तो भारत को आगे बढ़ने कैसे दोगे? भारत तो उड़ान भरना चाहता है, लेकिन तुमने उसके पैरों में जो पत्थर बांध रखा है उसका क्या किया जाए? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बंगाल आज की तारीख में, मतलब कि क्या बताऊं कि पीछे की ओर जा रहा है ये हर मामले में। ठीक है, तो फिलहाल हमने बंगाल को लेकर जो बात की है, जो फिलहाल इस वक्त मुद्दे चल रही हैं, चाहे हमने चुनाव का जिक्र किया, चाहे हमने जिक्र किया कि कैसे 14 साल में 6,500 के आसपास कंपनियां छोड़कर चली गई हैं, उनके मालिकों ने पलायन कर लिया है, आम लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। अब उनको अपनी नौकरी चाहिए, उनको अपना रोजगार चाहिए, इसलिए। लेकिन इन सब पर ध्यान खींचने के बजाय एक अलग ही वहां पर कुछ एक अलग ही दुनिया बसती हुई कभी कभी नजर आती है, जिससे बिल्कुल अलग थलग भागती हुई नजर आती है ममता बनर्जी। 1993 डेडलाइन है ना, दूसरी बात जी जी 1993 डेडलाइन जिन्होंने दिया है ना, 1993 से अब तक 97% कंपनियां जो बंगाल में थी छोड़ के चली जा चुकी हैं। 97%। अभी मैं अमिताभ चौधरी जी का ट्वीट देख रहा था, उसमें यह था पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, स्टेट विदाउट इंडस्ट्रीज। ठीक है। दर्शकों के ऊपर अब इस खबर को छोड़कर जा रही हूं। आपको क्या लगता है, जहां एक तरफ हर राज्य चाहता है, सरकार चाहती है भाई हमारे यहाँ बिजनेस आए, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां स्थापित हो, यहाँ उल्टा ही चल रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।